So hello everyone, welcome to Farah's tutorial. In this lecture, we are going to discuss some important PYQs of organic chemistry, which is very important for JEE Mains. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं PYQs ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, आज मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखो यार। ठीक है, अब देखो यार, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं भी यार स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो काफ़ी ज़रूरी होती है हर स्टूडेंट के लिए। तो पहली बात ये यार कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब आप जो भी स्टडी करके एग्ज़ाम में गए हो, आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये पहला बात, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको वहाँ स्मार्टली काम करना है। ठीक है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आना चाहिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका जो होता है वो कैजुअल होना चाहिए। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता है इसे, आपको लेकिन वो चीज़ आनी चाहिए। ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट, जितना अच्छा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे उतनी आपकी रैंक जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, नंबर 3 ये है कि मतलब आपको जो है समय को भी सही से देखना है। ठीक है, आपको जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है। कम से कम टाइम में आपको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये 3 जो बातें मैंने बताई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। पहला ये कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नंबर 2, आपको स्मार्टली काम करना है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आना चाहिए। और नंबर 3 ये है कि आपको टाइम को मिनिमाइज़ करने आना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है यार, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये क्वेश्चन देखो JEE मेंस का है ना, JEE मेंस 2022 का ये क्वेश्चन है यार। तो फटाफट जल्दी से इसे सॉल्व कर दो एक बार। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये क्या है, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट मैंने आपको ऑलरेडी मतलब स्टडी करवाया है, मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है आपको। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर मेरे चैनल पे सर्च करें हिंसबर्ग रिएजेंट, आपको वहाँ लेक्चर मिल जाएगा। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है ये हमारा होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए का 3 है ना, ऑप्शन ए का 3, ऑप्शन ए का क्या होगा, ऑप्शन ए का होगा 3। अब यहाँ पर ऑप्शन में तुम देखोगे अगर यार, तो ऑप्शन ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन ए का 3 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वही मैंने बताया यहाँ पर आपको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड पता है कि ये क्या होता है, इट इज़ हिंसबर्ग रिएजेंट, ऑप्शन ए का 3, बस दैट्स इट, सी इज़ द राइट आंसर। और कुछ आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यार, ये क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, इन पाँचों स्टेटमेंट को आप अच्छे से देखो। तो देखो मैं है ना, मैं यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाता हूँ। पहले पहले मैं ऑप्शन डी से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन डी इजी लग रहा है। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। बिल्कुल सही, सो ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब थोड़ा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन में है, बी में है और डी में है। ऑप्शन डी जो है बी में है और डी में है, ए में नहीं है, सी में नहीं है। मतलब ए नहीं हो सकता और हमारे पास सी भी नहीं हो सकता। तो बी या डी में से कोई एक आंसर होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट जो है उसको आप आइडेंटिफाई करो। तो डी जो है वो सही स्टेटमेंट है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, तो डी तो सही है। तो डी जो है वो बी में है और डी में है, ए और सी में तो नहीं है, तो ए गलत सी गलत। अब बी और डी में हमको पहचानना है कि कौन सही है। तो देखो डी तो सही है, डी बी में भी है और डी डी में भी है। तो हमें बी और ई में खेलना है कि बी और ई में कौन सही है। तो मैं जाता हूँ पहले ई के साथ। ई में क्या बोला है, ई में बोल रहा है टर्शरी अमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वेरी इजीली। अरे भाई ये तो गलत है ना यार, टर्शरी अमीन जो होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन जाता ही नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है जाता है, लेकिन नहीं जाता है। टर्शरी अमीन जो होता है वो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं जाता है, तो ये गलत है। मतलब ई गलत है, तो मतलब बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दैट्स इट। ये समझ में आया कि नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना था करेक्ट स्टेटमेंट। डी सही है, ई गलत है ना। डी सही है, तो डी सही है, तो डी हमारे पास बी ऑप्शन में भी था, डी ऑप्शन में भी था। अब बी और डी में हम अगर गए तो हमने देखा है हम खेल रहे हैं बी और ई के बीच में। तो हमने देखा कि ई तो गलत है, तो अगर ई गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यार। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद पाराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब इस रिएजेंट को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको तुम पहचान रहे हो, है ना? जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है हिंसबर्ग रिएजेंट का, वो इनको पहचान रहे होंगे। ये क्या, कौन सा रिएजेंट है? ये हमारे पास एक तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हिंसबर्ग रिएजेंट दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट जो है इन तीनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ये जो अमीन है, ये हमारा 1 डिग्री अमीन है। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा 1 डिग्री अमीन है। तो इसके साथ तो रिएक्शन जाएगा, इसके साथ हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो रिएक्शन जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास अमीन है वो 2 डिग्री है, तो इसके साथ भी रिएक्शन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 3 डिग्री अमीन है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं जाएगा। ये हमारे पास 3 डिग्री अमीन है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं जाएगा। यहाँ पर बोला है ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद पाराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, मतलब ये सारे कंपाउंड रिएक्शन जाएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, जो कि गलत है, क्योंकि ये हमारे पास 3 डिग्री अमीन है, ये रिएक्शन नहीं जा रहा है। तो ऑल सभी तो नहीं जाएंगे, तो स्टेटमेंट ए क्या है? फॉल्स है। हमारे पास स्टेटमेंट ए क्या है? स्टेटमेंट ए हमारे पास फॉल्स है। स्टेटमेंट टू देखते हैं। कह रहा है देयर प्रोडक्ट्स इन द एबव रिएक्शन आर सॉल्युबल इन एक्वस NOH। कह रहा है कि ये जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये सारा का सारा सॉल्युबल होगा एक्वस NOH में, तो ये भी गलत है यार, स्टेटमेंट टू भी गलत है। अब स्टेटमेंट टू कैसे गलत है सर? स्टेटमेंट टू इसलिए गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम हिंसबर्ग रीजन को रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी अमीन के साथ, तो जो सल्फोनामाइड बनता है वो सॉल्युबल होता है एक्वस NOH में, एक्वस अल्कलाई में। लेकिन अगर हम लोग सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट का, तो जो सल्फोनामाइड बनता है वो इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पर बोला है कि सभी सॉल्युबल होंगे, ये तो गलत हो गया यार। प्राइमरी अमीन के साथ जो बनता है वो सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी अमीन के साथ जो बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो ये भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चमका कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है यार, मतलब ये क्वेश्चन लिटरली मैं क्या बताऊँ यार, ये क्वेश्चन जो है वो देखो जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। इसमें आप अगर अपना दिमाग लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा, ठीक है? अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैंने देखा यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट, मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगता है हिंसबर्ग रिएजेंट, तो मैं इसी के साथ पहले जाता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है आइसोमर है एक क्यू हमारे पास आइसोमर है। वो क्यू आइसोमर जो है रिएक्शन जाएगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और हमें एक बनाएगा, एक सॉलिड बनाएगा जो कि इनसॉल्युबल होगा NOH में, इनसॉल्युबल। अब देखो यार यहाँ पर बोल दिया इनसॉल्युबल, ये तुमको समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या बोल दिया? यहाँ पर बोल दिया इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल से कुछ चमका कि नहीं तुम्हें? मुझे चमक गया। इनसॉल्युबल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये वो अमीन है, उस अमीन की बात हो रही है जो सेकेंडरी अमीन है। समझ में आ रहा है? आइसोमर क्यू जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि सेकेंडरी अमीन जो होता है वो रिएक्शन जाता है हिंसबर्ग रीजन के साथ और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो इनसॉल्युबल होता है। तो इनसॉल्युबल है मतलब हमारे पास जो आइसोमर क्यू है वो सेकेंडरी अमीन है ना? क्योंकि सेकेंडरी अमीन ही तो बनाता है इनसॉल्युबल। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि सेकेंडरी अमीन का जब रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग रीजन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो सॉलिड बनता है, वो इनसॉल्युबल होता है। तो कहीं ना कहीं प्यू जो है हमारे पास जो क्यू है, ये जो क्यू है ये हमारा सेकेंड डिग्री अमीन है। तो बस आपको चेक करना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन में क्यू जो है वो सेकेंडरी अमीन है। तो पहले ऑप्शन में देखो, यहाँ पर क्यू जो है, यहाँ पर क्यू जो है ये प्राइमरी अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखो, यहाँ पर भी जो अमीन है ये 1 डिग्री अमीन है, तो ये भी नहीं हो सकता, हमें सेकेंडरी अमीन ढूंढना है। ऑप्शन क्यू में देखो या ऑप्शन सी में देखो, यहाँ पर जो क्यू है ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है, ये हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, बस दैट्स इट। तो ये तो हो सकता है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन हो सकता है ना? डी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर जो हमारे पास क्यू है ये 3 डिग्री अमीन है, और 3 डिग्री अमीन जो है ये रिएक्शन जाता ही नहीं है हिंसबर्ग रीजन के साथ, तो ये भी गलत। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चमका कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट किया। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था सेकेंडरी अमीन। क्यों सेकेंडरी अमीन? क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अमीन जब रिएक्शन जाता है हिंसबर्ग रीजन के साथ तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो इनसॉल्युबल होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है इनसॉल्युबल, इसका मतलब सेकेंडरी अमीन है। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑप्शन में हमारे पास जो आइसोमर क्यू है
किस ऑप्शन में हमारे पास जो आइसोमर क्यू है वो सेकेंडरी अमीन में है। तो ऑप्शन ए में जो हमारे पास क्यू है वो प्राइमरी अमीन है, बी ऑप्शन में हमारे पास जो क्यू है वो प्राइमरी अमीन है, सी ऑप्शन में हमारे पास जो क्यू है वो सेकेंडरी अमीन है। तो सी हो सकता है, हो सकता है। ऑप्शन डी में देखो हमारे पास जो क्यू है वो टर्शरी अमीन है, और टर्शरी अमीन जो होता है वो रिएक्शन जाता ही नहीं है हिस्बर्ग रीजन के साथ। सो डी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। समझ में आया? तो इस तरीके से भाई ऑप्शन आपको मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। बस दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यार इस क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन भी देखो यार जेएमएस का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म सल्फोनामाइड। अब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन रिएक्शन जाता है? अमीन्स जाता है, ये तो हमें पता है। और अमीन्स में कौन जाता है? प्राइमरी अमीन जाता है, सेकेंडरी अमीन जाता है, ये भी हमें पता है। तो हमें देखना है कि किस ऑप्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अमीन है, दैट्स इट। हमें सिर्फ यही चेक करना है कि किस ऑप्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अमीन है। तो पहले ऑप्शन में देखो, तुम ऑप्शन ए में देखो। ऑप्शन ए में यहाँ पर जो NaHgCH2 5OH है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपका सियानाइड को तोड़ देगा CH2NH2 में। ये आपका सियानाइड को तोड़ देगा किस में? CH2NH2 में तोड़ देगा, CH2, ठीक है, CH2NH2 में तोड़ देगा, CH2NH2 में तोड़ देगा। तो ये एक अमीन है, ये एक अमीन है, तो इससे रिएक्शन जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। हमें पूछा डज नॉट रिएक्ट विद, तो ये रिएक्शन जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो रिएक्शन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को हम बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में देखो हमारे पास LiAlH4 जो है, LiAlH4 ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये भी हमारा सियानाइड को तोड़ देगा किस में? CH2NH2 में। ये भी हमारा सियानाइड को तोड़ देगा CH2NH2 में। तो ये यहाँ पर भी एक अमीन बन रहा है, और अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन जाता है, तो ऑप्शन सी भी रिएक्शन जाएगा। ऑप्शन डी में देखो H2+Ni ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी आपका सियानाइड को तोड़ देगा CH2NH2 में। तो यहाँ पर भी एक अमीन बन रहा है, और अमीन जो होता है वो रिएक्शन जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो डी भी रिएक्शन जाएगा। तो ए भी जा रहा है, सी भी जा रहा है, डी भी जा रहा है। अब बात करते हैं बी के बारे में। तो ये जो बी में जो हमारे पास रिएजेंट है SnCl2+HCl, इसे हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। तो ये क्या करता है? ये आपका सियानाइड को तोड़ देता है किस में? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में तोड़ देता है। थोड़ा और उससे पहले आते हैं, अगर हम बात करें इसके बारे में, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे लेकर भी आया हूँ आपको। अगर हम इस रीजन के बारे में बात करें, स्टीफन रिडक्शन के बारे में बात करें, तो ये क्या करता है? पहले सियानाइड को तोड़ता है आइमाइन ग्रुप में, समझ में आ रहा है, और उसके बाद बनता है आपका एल्डिहाइड। तो आइमाइन ग्रुप जो है यहाँ पर एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर SnCl2+HCl, इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं सियानाइड के साथ, तो क्या बनता है? पहले हमारे पास आइमिनो ग्रुप बनता है, उसके बाद हमारे पास बनता है एल्डिहाइड, उसके बाद हमारे पास बनता है एल्डिहाइड। तो ये जो अमाइनो ग्रुप बना, हमने पढ़ा है आइमिनो ग्रुप डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, आइमिनो ग्रुप डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये जो है रिएक्शन नहीं जाएगा, समझ में आया? ये रिएक्शन नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो रिएक्शन नहीं जाएगा, ऑप्शन बी रिएक्शन नहीं जाएगा। हमें क्या पूछा था कि कौन रिएक्शन नहीं जाएगा हिंसबर्ग रीजन के साथ? तो ऑप्शन बी जो है वो रिएक्शन नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर ऑप्शन बी है, हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट्स इट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं यार, ये तो हो गया यार इजी, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये भी क्वेश्चन जेईमेंस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको भी तुम अटेम्प्ट करो एक बार। हाँ, तो यहाँ पर हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट ए और बी बताना है हमें। तो देखो यार हमारे पास जो KOBr है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आगे मैं इस पर एक लेक्चर लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। और ये हमारा काम करता है किस में? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इसको हम बोलते हैं हॉफमैन, ये जो रिएक्शन हो रही है इसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज़ याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हॉफमैन ब्रोमाइड में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हम लोग बस C डबल बॉन्ड O को अपने साथ घर लेके चले जाते हैं। ये जो दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, इसको पकड़ो और अपने साथ घर लेके चले जाओ, इसको तुम्हें गायब कर देना है। यही होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। इसे तुम्हें क्या करना होता है? गायब कर देना होता है। इसको पकड़ो, अपने साथ घर लेके चले जाओ, तो ये हमारे पास गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो NH2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में आया? ऑप्शन ए। तो ये जो NH2 वो डायरेक्ट यहाँ के लग जाएगा, C डबल बॉन्ड हट जाएगा।
तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो सकता है ना। ये तो बी आर जो है ये एज इट इज़ रहेगा, ये बी आर यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, सी डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और NH2 आकर यहाँ वापस लग जाएगा। तो NH2 बी आर ये हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, बी हो सकता है, डी हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है ना। बी और डी में देखो सेम प्रोडक्ट है, ए का जो प्रोडक्ट है वो सेम है। ठीक है, तो बी हो सकता है, डी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये LiLH4 ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, ये अमाइड को तोड़ देता है किसमें, CH2NH2 में। ये आपका अमाइड को तोड़ देगा CH2NH2 में, सी डबल बॉन्ड को तोड़ देगा किसमें, CH2 में। तो ये बन जाएगा CH2NH2। क्या बन जाएगा, CH2NH2। तो हमारे पास क्या होगा, बी और डी में से क्या होगा, बी होगा। इस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये जो बी आर है ये एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ये चेंज होगा आपका, सिर्फ ये चेंज होगा। इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, CH2NH2 में, CH2NH2। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो आपको कभी भी अगर दिखे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सी डबल बॉन्ड को उड़ाकर घर ले जाना है अपने साथ। सी डबल बॉन्ड को उड़ाओ, आंसर पाओ, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो समझ में आया। और LiLH4 जो होता है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपका अमाइड को तोड़ देता है किसमें, CH2NH2 में तोड़ देता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखो यार, अब इसमें क्या है, कंपाउंड ए इज कन्वर्टेड टू बी ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। अब देखो यार, तुम्हारे पास ये जो रिएजेंट दिया हुआ है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ये हमारे पास कार्बिल अमीन रिएक्शन का रिएजेंट है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। अब कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होता है सर, तो देखो कार्बिल अमीन रिएक्शन जो होता है ये एक टेस्ट होता है। जैसे हिंसबर्ग कैसे एक टेस्ट होता है, वो भी वैसे ही आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन भी एक टेस्ट होता है। और ये टेस्ट जो होता है वो सिर्फ हमारा मतलब प्राइमरी अमीन देता है, सेकेंडरी अमीन नहीं देता है, टर्शरी अमीन नहीं देता है। सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी अमीन देता है। तो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, CHCl3 प्लस KOH जो है ये हमारा एक रिएजेंट है। और ये रिएजेंट जो होता है वो कार्बिल अमीन रिएक्शन में यूज़ होता है। और इसका काम क्या होता है, मतलब इसका काम होता है सिर्फ आपका प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करना। ये टेस्ट जो है ये सिर्फ आपका प्राइमरी अमीन देता है। फिर से बताता हूँ एक बार, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH ये आपका यूज़ होता है कार्बिल अमीन रिएक्शन में। कार्बिल अमीन रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ आपका प्राइमरी अमीन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन जो होता है वो आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन देता है, सेकेंडरी अमीन नहीं देता है, टर्शरी अमीन नहीं देता है। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रहा है कंपाउंड ए इज कन्वर्टेड टू बी ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। कार्बिल अमीन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, और कंपाउंड ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है कार्बिल अमीन रिएक्शन में। तो भाई मैंने क्या बताया था, कार्बिल अमीन रिएक्शन कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है। यानी कंपाउंड ए क्या है, प्राइमरी अमीन है। कंपाउंड ए क्या है, प्राइमरी अमीन है। कंपाउंड ए क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमीन है ना। तो सेकेंडरी तो होगा नहीं, सेकेंडरी तो होगा नहीं। कंपाउंड ए क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमीन। तो ए या सी में से कोई एक होगा, ए या सी में से कोई एक होगा, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड बी इज टॉक्सिक। कंपाउंड जो बी बना वो हमारे पास टॉक्सिक है एंड कैन बी डिकम्पोज बाई सी। अब देखो कार्बिल अमीन रिएक्शन में, याद रखना कार्बिल अमीन रिएक्शन में हमारे पास जो कंपाउंड बनता है, रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो होता है आइसोनाइट्राइल, NC। एक होता है हमारे पास सियानाइड और एक होता है हमारे पास NC। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में हमारे पास जो मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो NC होता है, आइसोनाइट्राइल होता है। ठीक है, क्या होता है, NC होता है, आइसोनाइट्राइल होता है, इसको याद रखना। सो प्राइमरी अमीन और आइसोनाइट्राइल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाइट्राइल नहीं बनता है, CN नहीं बनता है, NC बनता है, आइसोनाइट्राइल बनता है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में आपको याद रखना है जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, CHCl3 प्लस KOH हमारे पास रिएजेंट होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, 1 डिग्री अमीन के लिए होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो NC होता है, आइसोनाइट्राइल होता है, जो काफ़ी टॉक्सिक होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये भी क्वेश्चन जेमेंस का है भाई। इसमें क्या पूछा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड अगेन हिंसबर्ग रिएजेंट। जहाँ भी तुम्हें दिख जाए यार बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, वो क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड है उसका रिएक्शन करवाएं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो हमें बी मिला। और बी जो है वो सॉल्युबल है डाइल्यूट NOH में, सॉल्युबल है अल्कलाई में, सॉल्युबल है, इसका मतलब बी क्या है। अच्छा, बी जो है वो सॉल्युबल है, इसका मतलब ए क्या है बताओ। अब देखो यार, अगर बी जो हमें प्रोडक्ट मिला वो सॉल्युबल है, इसका मतलब ए जो है वो 1 डिग्री अमीन है। समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब ए क्या है, 1 डिग्री अमीन है, प्राइमरी अमीन है, क्योंकि प्राइमरी अमीन से जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा सॉल्युबल होता है। हमने हिंसबर्ग रिएजेंट में पढ़ा है, हिंसबर्ग रिएजेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हिंसबर्ग रिएजेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्राइमरी अमीन होता है वो हमारा
उसके मदद से जो प्रोडक्ट बनता है वही सॉल्युबल होता है, वही क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जो सेकेंडरी अमीन से जो बनता है प्रोडक्ट वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है। और टर्शरी अमीन जो होता है भाई वो तो रिएक्शन ही नहीं जाता है, नो रिएक्शन। ठीक है, तो आपको बस आइडेंटिफाई करना है इनमें से कि कौन 1 डिग्री अमीन है, कौन प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को देखो, ये 1 डिग्री अमीन है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, ऑप्शन ए इज द, हमें चेक करना था क्या, हमें चेक करना है कि कौन सा प्राइमरी अमीन है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन में देखोगे तो बी हमारे पास क्या है, टर्शरी अमीन है, तो ये नहीं होगा। सी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अमीन है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और डी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास टर्शरी अमीन है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमें क्या करना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें चेक करना है सॉलिबिलिटी के बारे में। एक मिनट यार रुक जाओ। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, हमें क्या करना था, हमें चेक करना था प्राइमरी अमीन को। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। हेलो, अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्लोरोफॉर्म प्लस केओएच, एसिटाइल अमाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पाराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। जल्दी से बताओ इसका आंसर यार। तो देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग पाराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी, है ना। हम लोगों तो ये क्या है, ये हमारे पास होता है हिसबर्ग रिएजेंट। तो हिसबर्ग रिएजेंट का काम ही क्या होता है यार, उसका काम ही होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को सेपरेट करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हिसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो ये भी हो गया यार। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जेएमएस का है यार, 2021 में पूछा गया सवाल है ये। बात करते हैं इसके बारे में। सवाल है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड गिव्स प्रोडक्ट ए। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजामाइड। तो बेंजामाइड का हम लोगों ने करवाया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो उससे हमें मिला प्रोडक्ट ए। और ए को जब हम लोगों ने रिएक्शन करवाया CHCl3 प्लस NaOH, तो हमें मिलता है बी। अब ए और बी हमें बताना है। तो देखो यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ कि बेंजामाइड होता क्या है, पता है किसी को? चलो बता देता हूँ यार, नहीं पता है तो बता देता हूँ, है ना, बेंजामाइड। तो देखो यार, ये होता है तुम्हारा बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, तो ये हमारा होता है बेंजामाइड। क्या होता है सर, ये होता है हमारा बेंजामाइड। तो आपको यार स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए यार, आपको मतलब स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि किसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेंजामाइड। तो जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हॉफमैन ब्रोमाइड के साथ, यानी कोई भी एक ले लो यार, हम KOBr ले लेते हैं। ये भी हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएजेंट है, KOBr, है ना, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। तो मैंने क्या बताया था आपको, हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको C डबल बॉन्ड O को पकड़ना है और अपने साथ घर लेके चले जाना है। इसको पकड़ो, घर लेके चले जाओ। तो क्या बचेगा यार, क्या बचेगा बताओ जल्दी से। ये बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, ये बचेगा सर। ये तो चला गया, तो बचा ये, है ना, यही तो बचेगा, NH2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए। तो देखो यार, ए कहाँ कहाँ बन रहा है ऐसा, तो ए में कहाँ कहाँ बन रहा है ऐसा भाई, देखो ज़रा। तो सर ए में, हाँ यहाँ बन रहा है और डी में भी बन रहा है, तो बी नहीं होगा सर, सी नहीं होगा, तो ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो, ये तो हमारा ए बन गया। अब बोल रहा है कि ए का हमने रिएक्शन किया किसके साथ, ए का हम लोगों ने रिएक्शन किया CHCl3 प्लस NaOH के साथ, CHCl3 प्लस NaOH। कुछ याद आ रहा है, ये रिएजेंट कहाँ हम लोगों ने देखा है? देखो भाई, ये जो रिएजेंट होता है, ये यूज़ होता है कार्बिल अमीन रिएक्शन में। हमारे पास जो ये रिएजेंट होता है, ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है कार्बिल अमीन रिएक्शन में, इसका यूज़ होता है। कहाँ होता है, कार्बिल अमीन रिएक्शन में इसका यूज़ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, जो अमीन होता है NH2, वो क्या बन जाता है, आइसोनाइट्राइल बन जाता है, NC बन जाता है ना, क्या बन जाता है, NC बन जाता है, आइसोनाइट्राइल। तो प्रोडक्ट क्या होगा यार, बना दो आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल बना दो यार, NC, है ना, जो काफ़ी टॉक्सिक होता है। तो भाई ये हमारा हो गया बी, बस ख़त्म, दैट्स इट। NC कहाँ बन रहा है भाई, ऑप्शन ए में सर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट्स इट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
आगे भी कुछ, अब आगे चलते हैं यार। तो यार ये तो ख़त्म हो गया है ना। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट बताएं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी को याद रखना है। देखो हिंसबर्ग रीजन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। लगभग हर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हिंसबर्ग रीजन आ ही जाता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, मतलब कुछ भी पैटर्न हो, हमारे पास हिंसबर्ग रीजन का काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो उसको छोड़ना नहीं है आपको। मैंने इसी चैनल पे पढ़ाया है हिंसबर्ग रीजन, तो आपको जाके देख लेना है अच्छे से, उसको आप मतलब छोड़ना ही मत। वहाँ से आपका +4 मार्क्स मतलब गारंटेड है, ठीक है। तो हिंसबर्ग रीजेंट आपको अच्छे से करना है। कार्बिल अमीन रिएक्शन मैंने बताया आपको क्या होता है, उसमें रीजेंट होता है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। उसका काम क्या होता है, उसका काम वो सिर्फ हमारा 1 डिग्री अमीन देता है, और वो जो बनाता है प्रोडक्ट वो उसमें आइसोनाइट्राइल होता है, NC होता है, CN नहीं होता है, NC होता है। तो ये कार्बिल अमीन के बारे में हो गया। फिर मैंने बताया आपको हॉफमैन ब्रोमाइड के बारे में, है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या देखा हम लोगों ने, वहाँ पे कुछ रिएजेंट होता है, जैसे कि ब्रोमीन प्लस NOH हो गया, या फिर KOBr हो गया। तो ये रिएजेंट होते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको C डबल बॉन्ड O को उड़ा के अपने साथ घर लेके चला जाना है। देखो C डबल बॉन्ड O जो निकलता है वो आपका कार्बोनेट आयन के फॉर्म में निकलता है। उसका भी पूरा मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा यार, ठीक है। और हाँ, जेमेंस में एक सवाल एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि C डबल बॉन्ड O जो आपने निकाला वो कहाँ गया, किस फॉर्म में गया, तो वो आपका कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है ना। C डबल बॉन्ड O को हम लोग जो निकालते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड में, वो हमारा कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है यार। दैट्स इट, आई होप। तो ये था आज का लेक्चर भाई, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो यार, है ना। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब चीज़ कर दो यार, ठीक है। इसको वायरल कर दो एकदम, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे थोड़ा कमेंट भी करना यार, ठीक है। अभी तो ये पार्ट 1 था, मैं आगे भी आपके लिए पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 3 लाऊंगा, और भी सारी चीज़ें लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, तब तक के लिए ओके बाय।